हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 इंडियन नेशनल मूवमेंट का फोर्थ और लास्ट पार्ट देखेंगे। पहले के 3 पार्ट्स में हमने ABC पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। मतलब हमने देखा था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, उनके बारे में हमने देखा। फिर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जो कि अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले के 3 पार्ट देख लें। उसके बाद जो है फोर्थ पार्ट को आप देखें। हमने स्ट्रगल फॉर स्वराज के बारे में देखा, हमने नरम दल, गरम दल, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो है हमने जो है गांधी जी की जो एंट्री है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उनके बारे में देखा कि 1920s में वो वापस आते हैं। उसके बाद जो कौन से मूवमेंट हैं उनको वो लीड करते हैं, जैसे कि चंपारण मूवमेंट हो गया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कंडेल सत्याग्रह को लीड किया था, उनके आने से पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है गांधी जी के लीडरशिप में ही वो संपन्न हुआ था, ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद जो है हमने मिल लेबर्स में जो मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए। फिर जलियन वाला बाग को जो मस्कार है, जो नरसंहार है, उसके बारे में देखा है। बहुत ही दुर्घटनापूर्ण जो घटना थी उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमको देखना है टूवर्ड्स पूर्ण स्वराज के बारे में, कि पूर्ण स्वराज जो है कैसे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है हमारी कंट्री को कैसे मिला। तो जलियन वाला Bang incident distressed the people of India, but in England, at the upper house of the parliament, the work of General Dyer was highly praised. तो ये जो जलियन वाला बाग का जो किस्सा है, जो इससे जो है इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही दुखी हो गए थे। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ही दुखी होना, चिंतित होना। लेकिन इंग्लैंड में जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट था, वहाँ पे जो जनरल डायर ने जो काम किया था उसके लिए उनको उनको बहुत ही प्रशंसा मिल रही थी। तो ड्यू टू दिस इंसिडेंट द फेथ ऑफ द डिवोटेड लिबरल लीडर्स और ब्रिटिश जस्टिस वाज लॉस्ट। तो इसके बाद जो है जो भी लोग जो है, जो लीडर्स हैं, जो ब्रिटिश के ऊपर भरोसा करते थे, वो बिल्कुल भी अब ब्रिटिश के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। ब्रिटिश के जो जस्टिस वाला जो पार्ट है, उससे लोगों का विश्वास उठ चुका था। ऑन दो स्टेज मुस्लिम ऑफ इंडिया स्टार्टेड खलीफत मूवमेंट। और उसके बाद जो है जो इंडियंस में जो मुस्लिम्स रह रहे थे, उन्होंने खलीफत मूवमेंट स्टार्ट की। तो सुल्तान ऑफ टर्की वाज द रिलीजियस हेड ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। तो जो तुर्की के सुल्तान थे वो रिलीजियस हेड माना जाता है। जितने भी मुस्लिम्स हैं इस विश्व में, उनको उनके जो लीडर है उनको जो रिलीजियस हेड है, जितने भी मुस्लिम्स हैं पूरे विश्व में, उनका रिलीजियस हेड जो है, उसे जो तुर्की का सुल्तान है उसे माना जाता है। After World War One, English imposed several terms on the agreement between Turkey's new government and English। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद में इंग्लिश जो है उन्होंने बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस लगा दिए। जो एग्रीमेंट है, जो टर्की की जो न्यू गवर्नमेंट है और इंग्लिश के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसमें जो है सुल्तान ऑफ टर्की जो है उसका पोस्ट को खारिज कर दिया उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द पोस्ट ऑफ द खलीफा द रिलीजियस लीड हेड वॉज अबॉलिश। तो खलीफा जो रिलीजियस हेड है, जो सुल्तान है टर्की का, ये जो पोस्ट है उसको खारिज कर दिया इंग्लिश ने। तो री एस्टैब्लिश दिस पोस्ट द मुस्लिम ऑफ इंडिया स्टार्टेड मूवमेंट। और इस जो पोस्ट है उसको फिर से अपनाने के लिए, फिर से वहां पे लेके आने के लिए जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में, उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया। एंड दिस इज नॉन एज खलीफत मूवमेंट। गांधी जी हैज अ नोशन दैट इफ this movement about Khalifat is done at national level, then the national movement would be empowered and also the Hindu Muslim unity would be strengthened। तो ये जो खलीफत मूवमेंट है, गांधी जी का ये विचार था कि अगर ये जो मूवमेंट है जो खिलाफत के लिए किया जा रहा है उसको नेशनल लेवल पे किया जाए तो नेशनल मूवमेंट बन जाएगा ये। इससे जो नेशनल मूवमेंट जो अभी चल रहा है उसको भी बहुत जोर मिलेगा, वो एम्पावर हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम के बीच जितनी भी मतभेद है वो खत्म हो जाएंगे और हिंदू मुस्लिम की जो इंटीग्रिटी है, जो एकता है, उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगा उसे। So Gandhi ji supported the Khilafat movement. He started the non-cooperation movement in 1st August 1920। तो गांधी जी ने ये जो खिलाफत मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1 अगस्त 1920 में। नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट होता है असहयोग आंदोलन। मतलब कुछ भी ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं उसको नहीं करना है हमको, उसमें उनका साथ नहीं देना है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको पूरी कंट्री में सपोर्ट किया गया। स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन लार्ज नंबर, स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर एस्टैब्लिश विच गेव नेशनल एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, बहुत ही बड़ी संख्या में ज्वाइन किया। और जितनी भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं
एस्टैब्लिश किए गए स्कूल्स और कॉलेज एस्टैब्लिश किए जहाँ पे नेशनल एजुकेशन दी जाती थी कि हमको राष्ट्र के लिए काम कैसे करना है। नेशनलिस्ट जमीला इन दिल्ली जमीमिला इन दिल्ली एंड काशी विद्यापीठ इन वाराणसी वेयर नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, एक दिल्ली में और एक वाराणसी में, जिसे नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है। पीपल रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, लॉयर्स बॉयकॉटेड द कोर्ट, पीपल बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स एंड ऑल्सो बर्न देम। तो जो लोग हैं वो रिजाइन करने लगे, छोड़ने लगे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको। लॉयर्स जो है वो कोर्ट को बॉयकॉट करने लगे, मतलब उनका विरोध करने लग गए। और जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, जो फॉरेन गुड्स है उसका विरोध करने लगे, बॉयकॉट करने लगे। बॉयकॉट करना मतलब वहां पे जाके वो प्रदर्शन करते हैं कि हमको जो है ये प्रोडक्ट्स जो है, ये फॉरेन गुड्स है, उसको नहीं खरीदना है, इवन उसको जला वला देते हैं। इसको बॉयकॉट करना कहते हैं, और जला भी देते थे। इन छत्तीसगढ़ फार्मर्स एंड वर्कर्स ऑल्सो टुक पार्ट विद रेडी जिल। तो छत्तीसगढ़ में भी जो फार्मर्स और वर्कर्स थे ये भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेडी जिल मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, एकदम जोश के साथ। पीपल गेव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द प्लानिंग ऑफ कांग्रेस। तो और जो लोग हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जो भी कांग्रेस प्लान करती थी उसमें लोगों का सपोर्ट रहता था। स्वदेशी इन्फ्लुएंस रीच्ड द विलेजर्स, आउटरेजेस ऑफ ब्रिटिशर्स, शूट आउट, अरेस्ट कुड नॉट स्टॉप द वेव्स ऑफ मूवमेंट, इंग्लिश वांटेड टू सप्रेस द मूवमेंट। तो जो स्वदेशी है, स्वदेशी से इन्फ्लुएंस मतलब हमारी कंट्री में बने हुए चीजों को ही हमको इस्तेमाल करना है। ये जो प्रभाव है, स्वदेशी का प्रभाव जो है ये गांव तक पहुंच गया। और जितने भी आउटरीच, जितना भी शोषण किया था, जितना भी अत्याचार किया था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स के अत्याचार के बावजूद और इन्होंने गोलीबारी करने के, अरेस्ट करने के बावजूद भी है, ये जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी रुका नहीं, थमा भी नहीं। इंग्लिश जो है वो चाहती थी किसी भी तरीके से ये जो आंदोलन हो रहा है उसे वो रोक दे। इन some parts of state of Kerala, Mopla peasants started a movement। और कुछ जो पार्ट है केरला के, वहाँ पे मोपला पीसेंट्स जो है उन्होंने एक और अभियान चालू किया, एक आंदोलन चालू किया। मोपला prisoners were carried from one place to another by train, they were sacked in the wetland and due to suffocation 67 मोपला farmers died। तो जो मोपला प्रिजनर्स थे, जो मोपला पीसेंट ने स्टार्ट किया मूवमेंट, तो उसके बाद जो है कुछ जो लोग हैं उनको क्या है, प्रिजन प्रिजन कर दिया गया, मतलब जेल में डलवा दिया गया। जो मोपला के जो प्रिजनर्स थे उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में लेके जाया जा रहा था, वो भी सैक्ट वैगन। सैक्ट वैगन मतलब पूरा ही बंद, चारों तरफ से बंद एक मालगाड़ी में। और जिसके कारण क्या हुआ, सफोकेशन के कारण, अगर किसी को बंद कमरे में, बहुत सारे लोगों को बंद कमरे में रख दिया जाए, बंद गाड़ी में लेके जाया जाए, तो क्या होगा, दम घुटने के कारण 67 जो मोपला फार्मर्स है उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर दैट 45,000 मोपला फार्मर्स वेयर इम्प्रेजेंट। और उसके बाद जो है विरोध करने पर जो 45,000 मोपला फार्मर्स है उनको जेल में डाल दिया गया। गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट इन बारदोली इन गुजरात। नाउ पीपल स्टार्टेड अनाउंसिंग पब्लिकली दैट दे वुड नॉट पे द टैक्स। तो गांधी जी ने ये जो मूवमेंट है, एक मूवमेंट स्टार्ट किया बरदोली गुजरात में, और उसके बाद जो है लोगों ने एक अनाउंसमेंट दे दी, पब्लिकली एक अनाउंसमेंट दे दी, लोगों के बीच में अनाउंस करना चालू कर दिया कि वो अब टैक्स नहीं पे करेंगे। गांधी जी ऑलवेज गेव स्ट्रेस दैट होल मूवमेंट शुड बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। गांधी जी हमेशा इस चीज़ों पे जोर देते थे कि पूरा जो मूवमेंट है वो पीसफुल होना चाहिए और नॉन वायलेंट होना चाहिए, कोई भी तरीके की हिंसा वाला काम नहीं होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्वक हमको काम करना है। On 5th February 1922, people took out a peaceful rally in demonstration at चोरा चोरी in UP। और 5th February 1922 में लोग जो है एक पीसफुल रैली, है ना, एक प्रदर्शन कर रहे थे, होते हैं चोरा चोरी नाम का एक जगह है यूपी में, उसके लिए। तो ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेटर आर्ग्यूड विद द पुलिस, देन आफ्टर द एंग्री मॉब बर्न द पुलिस स्टेशन। और ये जो प्रदर्शन हो रहा था एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जो प्रदर्शन में जो प्रदर्शनकारी या डेमोन्स्ट्रेटर हैं उनका पुलिस के साथ जो है वाद विवाद हो जाता है। और उसके बाद जो है जो एंग्री मॉब है ना, जो ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, ये पुलिस स्टेशन में जाकर आग लगा देते हैं। Many soldiers were burned and killed. British rulers accused 19 farmers for the murder and 22 soldiers farmers for the murder of 22 soldiers and hanged them। और इसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो जल जाते हैं और मर जाते हैं। तो ब्रिटिश रूलर्स जो हैं वो 19 जो फार्मर्स हैं उनको
दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने 22 सोल्जर्स का मर्डर किया है, उनको फांसी दे देती है। एंड आफ्टर दैट 150 पीसेंट्स वेयर पनिश्ड एंड गिव इम्प्रिजमेंट, काला पानी। और उसके बाद जो है 150 जो पीसेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी पनिशमेंट दी जाती है और उनको काला पानी की सजा भी दी जाती है। तो ये जो इंसिडेंट्स है जहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेटर जो है पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा देते हैं, मतलब ये हिंसा वाला काम हो गया। तो इससे जो है गांधी जी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। This incident gave a deep grief to Gandhi ji, and 12th February 1922 he withdraw the non-violence movement। तो ये जो इंसिडेंट, इसके बाद गांधी जी को बहुत दुख होता है और 12 फरवरी 1922 को ये जो नॉन वायलेंस मूवमेंट है उसको, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको वो हटा देते हैं। तो एज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पोस्टपोन्ड, सीनियर कांग्रेस लीडर्स मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास डिसाइडेड टू फाइट इलेक्शन so that they can enter the legislative board of the government and put a check on its work। तो अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो तो पोस्टपोन कर दिया जाता है सीनियर कांग्रेस लीडर्स के द्वारा, गांधी जी इसको बंद करवा देते हैं। तो उसके बाद जो है, जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स है, मोतीलाल नेहरू हो गया, चितरंजन दास हो गया, ये क्या डिसाइड करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव बोर्ड है गवर्नमेंट का, उसके वो इलेक्शंस को फाइट करेंगे ताकि वो एंटर करे, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, जहाँ उनका लेजिस्लेचर है वहाँ पे एंटर करे और वो जान सके कि वहाँ क्या काम हो रहा है। एन इंडिपेंडेंट ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन द कांग्रेस इन द नेम ऑफ स्वराज दल। इसके लिए एक अलग से ग्रुप फॉर्म हुआ जिसका क्या नाम था, स्वराज दल। In 1923 they fought the election of a legislative board and after winning they entered the central and provisional legislative board। और 1923 में उन्होंने इलेक्शंस फाइट किए लेजिस्लेटिव बोर्ड के, और उसमें जीत हासिल करने के बाद वो सेंट्रल प्रोविजनल लेजिस्लेटिव बोर्ड में एंट्री ले लेते हैं। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव बोर्ड विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम लीग दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्लान्स एंडिंग ऑफ सिटीजन राइट। तो इसके बाद जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव बोर्ड में एंट्री लेने के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलके, हेल्प लेते हुए मुस्लिम लीग का, वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं जो गवर्नमेंट ने प्लान करके रखा था कि जो सिटीजन्स के राइट है उसको वो खारिज करने वाले थे, उसके खिलाफ। तो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन स्वराज दल इलेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव पब्लिश द वीक पॉइंट्स ऑफ 1919 एक्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो छत्तीसगढ़ के जो स्वराज दल में, उन्होंने भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो प्रोविंस है उनके जो वीक पॉइंट्स थे जो 1990 एक्ट में लिखे गए हैं उनके खिलाफ जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने पब्लिश किया। तो डू यू नो दैट इन नेशनल मूवमेंट मेनी यूथ वांटेड टू पार्टिसिपेट इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो अब क्या आप जानते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहा था, जो ये राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, इसमें बहुत सारे युद्ध जो है वो एकदम रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रेवोल्यूशनिस्ट लेफ्ट द पाथ ऑफ डिस्टार्म रेवोल्यूशन एंड जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसलिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वहाँ पे जो क्रांतिकारी है वो जो अपना जो पाथ है जिसमें वो जो जिस डिसआर्म पार्ट ना, जो जिसमें वो गोली वोली चलाने का जो उनका जो मतलब बंदूक लेके लड़ाई लड़ने का जो उनका पाथ था, जो क्रांति करने का जो पाथ था, उसको छोड़ देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। व्हेन सडनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉ दे हैड नो होप, दिस अगेन स्टार्टेड देयर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो विथड्रॉ कर दिया जाता है तो उनके पास कोई भी आशा नहीं रहती, तो इसलिए वो फिर से अपना जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जिसमें वो आर्म्स एंड नॉमिनेशंस के लड़ना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सीनियर एक्टिव रेवोल्यूशनरी सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी वे द लीडर्स। तो इसके लीडर्स जो है ये लोग थे, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड योगेश चंद्र चटर्जी, ये इनके लीडर्स थे जो रेवोल्यूशनिस्ट ग्रुप है उसके। तो दिस revolutionists robbed the government treasury from the trains by stopping them in Karori near Lucknow। तो करोड़ी नामक एक जगह है लखनऊ में जहाँ पे जो है वो जो गवर्नमेंट ट्रेजर था, जो गवर्नमेंट का जो खजाना था जो ट्रेन से जा रहा था, उसे ये लूटते हैं। कहाँ पे, करोड़ी, ठीक है। तो पुलिस सर्जेंट लीडर, तो पुलिस के जो ऑफिसर थे सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स जो है उसकी हत्या कर देते हैं। कौन, सरदार भगत सिंह एंड बख्तेश्वर दत्त। क्यों हत्या करते हैं, क्योंकि जब एक प्रदर्शन हो रहा था तब वहां पे सैंडर्स जो है वो लाला लाजपत राय को इतना मारते हैं कि उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो इससे वो गुस्सा थे, भगत सिंह गुस्सा थे और बख्तेश्वर दत्त, तो ये यहाँ पे बदला लेने के लिए जो पुलिस के जो ऑफिसर रहते हैं सैंडर्स, उनकी वहां पे गोली मार के हत्या कर देते हैं। देन आफ्टर दे
शॉट बुलेट्स ऑन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। और उसके बाद जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी दिल्ली में, वहाँ पे वो बुलेट्स चलाते हैं। देयर एम फॉर शूटिंग बुलेट्स वाज नॉट टू इंजर पीपल बट टू स्प्रेड देयर रेवोल्यूशनरी आइडियाज टू द पीपल। और उनका उद्देश्य क्या था, जो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी, उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली में वहाँ पे गोली मारी, बुलेट्स जो है वहाँ पे गोली चलाई। तो ये जो गोली चलाने का उनका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे वो किसी को भी इंजर नहीं करना चाहते थे, किसी को भी जख्मी नहीं करना चाहते थे। उनका ये उद्देश्य था कि उनका जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है वो पब्लिक तक चला जाए, पहुंचे। देयरफॉर आफ्टर शूटिंग द बुलेट दे डिड नॉट रैंक बट रिमेन standing there. After this incident, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were charged and published for murders of Sanders and Hand। और उसके बाद जो है ये जो बुलेट उन्होंने चला दिया, उसके बाद जो चाहते थे वो भाग जाते थे, भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, वो वहीं पे ही खड़े रहे। और इस इंसिडेंट्स के बाद, और ये जो इंसिडेंट्स है उसके बाद जो भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव जो हो गया, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए और उनको पनिशमेंट दी गई कि उन्होंने मर्डर किया है सैंडर्स का। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर सैंडर्स है उनकी हत्या की है और उसके बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। एट इलाहाबाद इन अल्फर्ड पार्क ड्यूरिंग एन एनकाउंटर चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड। और इलाहाबाद में भी अल्फर्ड पार्क में एक एनकाउंटर में चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ मेजर आजाद, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंटर्ड देयर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। और जो मैटर मतलब जो शहीद आज़ाद हैं उनकी मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको बंद कर दिया जाता है। देन इन द मिडस्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट सम यूथ लीडर्स वर इन्फ्लुएंस्ड विद सोशलिस्ट आइडियाज एंड also had the effect of रशियन रेवोल्यूशन। और उसके बाद जो है मिडस्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट, मिडिल का जो मिडिल टाइम था नेशनल मूवमेंट का, मध्य में कुछ जो यूथ लीडर्स हैं, यंग लीडर्स हैं, वो एकदम प्रभावित होते हैं जो सोशलिस्ट आइडियाज हैं, और जो इफेक्ट था रशियन रेवोल्यूशन का, जो इफेक्ट था उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो नेशनल मूवमेंट एम वाज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑन सोसाइटी। तो ये जो नेशनल मूवमेंट है उसको नई दिशा के लिए की ओर ले जाना चाह रहे थे ये लोग, कि भाई जो नेशनल मूवमेंट है उसको इक्वलिटी सोशल में, जो हमारे समाज में इक्वलिटी उसके बेसिस में आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके मेन लीडर्स जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इसके मेन लीडर्स थे। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई हुई है राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू was such a leader who helped to relate the public struggle that arose in self-ruled province run by the Indian rulers in making it a part of national movement। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हेल्प की कि ये जो पब्लिक स्ट्रगल है उसको बदल के रखे, कि एक सेल्फ रूल प्रोविंस हो हमारे कंट्री में जिसमें इंडियन रूलर्स जो है वो काम करें और वो पार्ट ले, इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है उसका पार्ट बने। तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ नेशनल लीडर विद कीन इंटेलिजेंस, ही लेफ्ट द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सिविल सर्विस जॉब। तो सुभाष चंद्र बोस एक नेशनल लीडर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने अपनी बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विस की जॉब है, उसको छोड़ दिया। और उसके रिजाइन करने के बाद उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स और यूथ को फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़ाया, पार्ट लेने के लिए बोला। In all parts of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू was known as चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नेताजी एज देयर पॉपुलर नेम। तो हर मतलब बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स है उसके निक नेम भी हुआ करते थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा नेहरू कहा जाता था और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। वैसे ही ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके अपने अपने निक नेम से। तो ऐसा आपको लिस्ट बनाना है और पॉपुलर लीडर्स की आपको कौन से एरियाज में थे और उनकी बायोग्राफी भी कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है सुभाष चंद्र बोस, नीचे दी गई है जवाहरलाल नेहरू जी की पिक्चर। So in the last week of December 1929, Congress held their Lahore conference. In this meeting, Pandit Jawaharlal Nehru, in the presence of large mass of public, hosted the national flag and also took oath to struggle continuously until we got इंडिपेंडेंस। तो जो लास्ट वीक था दिसंबर 1929 का, तो वहाँ पे कांग्रेस ने जो एक कॉन्फ्रेंस रखी लाहौर में, और इस मीटिंग के बाद इस मीटिंग के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सारी पब्लिक के सामने जो है ये एड्रेस करते हैं, जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं, और वहाँ पे वो एक शपथ लेते हैं कि अब जो ये लड़ाई है, जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती तब तक वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो 26 जनवरी 1930 द होल कंट्री सेलिब्रेटेड द प्रॉमिस डे। तो ये जो डेट है 26 जनवरी 1930 में पूरी कंट्री में प्रॉमिस डे के नाम से मनाया गया।
All were happy throughout the country. In this meeting, Gandhiji was given another responsibility to re-establish another movement against English rulers. तो ये जो 26 जनवरी 1930 में जो प्रॉमिस डे मनाया गया, उससे पूरी कंट्री जो है बहुत ही खुश रहती है। और ये जो मीटिंग है उसमें गांधी जी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको एक उत्तर अधिकारी बनाया जाता है कि भाई अब आप एक नया मूवमेंट स्टार्ट करें, एक नया आंदोलन स्टार्ट करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, इंग्लिश रूलर्स के खिलाफ में। तो गांधी जी डिमांडेड द वायसरॉय टू रिमूव टैक्स इम्पोज्ड ऑन सॉल्ट विच वाज देयर मोनोपोली। तो गांधी जी जो है डिमांड करते हैं जो वायसरॉय थे उस समय के, कि जो उन्होंने टैक्स इम्पोज करके रखा है नमक पे, ठीक है, सॉल्ट पे टैक्स इम्पोज करके रखा है, जो उनकी मोनोपोली है उसको वो हटा दे। इट वाज इनजस्टिस टू इम्पोज टैक्स ऑन सॉल्ट एज इट वाज नेसेसरी थिंक ऑफ डेली लाइफ। नमक सत्याग्रह symbolically aimed at not following the policy of British government and also to protest against the outrage and injustice done by them। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर नमक पे हम कर लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है हमेशा डेली यूजेस में बेसिस में यूज होता है। भाई सब्जी में भी नमक डलता है, दाल में भी नमक डलता है, हर खाने पीने की चीज में नमक डलता है। तो नमक सत्याग्रह है, जो सॉल्ट सत्याग्रह है, उसका एम यही था कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, और जो ब्रिटिश के जो अत्याचार है, उनका जो शोषण है, उनका जो इनजस्टिस है, उनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। इसलिए नमक सत्याग्रह जो सॉल्ट सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा चालू किया जाता है। तो गांधी जी विद इट्स 78 फॉलोअर्स मार्च्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू सी शोर टू शी सोर अ प्लेस नेम्ड दांडी। तो 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी जी कहाँ से कहाँ जाते हैं? साबरमती आश्रम से दांडी। तो मैनी नंबर्स ऑफ फॉलोवर्स जॉइंड इन द मार्च विच वाज अबाउट 385 किलोमीटर्स। तो 385 की दूरी पे साबरमती आश्रम और दांडी की दूरी कितनी, दांडी की कितनी दूरी होती है? 385 किलोमीटर्स की दूरी होती है। और 78 फॉलोवर्स के साथ वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो फॉलोवर्स हैं उनको रास्ते में ज्वाइन करते जाते हैं। और 6 अप्रैल 1930 और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचते हैं। वहां पे जो सॉल्ट लॉ है कि भाई कोई भी वहां पे नमक का उत्पादन नहीं कर सकता, उसको ब्रेक करते हैं, वहां पे पकड़ते हैं नमक वगैरह को, और जो लॉ उन्होंने बनाया है उसको वो तोड़ देते हैं। और ये जो मूवमेंट है इसे डिसओबीडियंस है ना, मूवमेंट ऑफ डिसओबीडियंस स्टार्ट होता है यहाँ पे से। तो इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खान अब्दुल गाफर खान एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम खुदाई ई खिदमतकार एट पेशवार एंड स्टार्टेड सत्याग्रह देयर आल्सो। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अभी पंजाब जो अभी पाकिस्तान वाला पार्ट है, वहाँ पे खान अब्दुल गाफर खान भी एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करते हैं जिसका क्या नाम रहता है? खुदाई ए खिदमतकार पेशवार में। और वहाँ पे वो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। At Chhattisgarh in Bilaspur municipal meeting, a resolution was passed to host national flag on all government building. In Chhattisgarh also a movement was started with the slogan not to give tax and not to take the lease. अब छत्तीसगढ़ में भी जो बिलासपुर की जो म्यूनिसिपल मीटिंग है, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है जहाँ पे ये बोला जाता है कि सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे नेशनल जो ट्राई कलर का जो नेशनल फ्लैग है उसे होस्ट किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें एक स्लोगन बोला गया कि नॉट टू गिव टैक्स नॉट टू टेक द लीज, मतलब हमको टैक्स नहीं देना है और कोई भी लीज नहीं लेना है। In Chhattisgarh, forest satyagraha program was started and has an important role in disobedience movement। और ये जो disobedience movement है, disobedience मतलब हमको बात को नहीं मानना है, ठीक है। तो ये जो डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है सॉल्ट सत्याग्रह के साथ में, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी फॉरेस्ट सत्याग्रह नाम से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दिस मूवमेंट वॉज एन इफेक्टिव मूवमेंट विच कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इन दिस मूवमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट most of the people of villages and tribal people showed a terrific bravery than the people of cities। और ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट था जो कि बहुत ही लंबे समय तक चला। और ये जो मूवमेंट है इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये था कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि इसमें सारे जो लोग गांव के लोग हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं बहुत ही साहस दिखाया जो कि जो सिटीज के लोग हैं वो भी नहीं दिखा पाते थे। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज अ प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फॉरेस्ट
where as the tribes वनवासी has birth right over the forest। तो ब्रिटिश रूल के समय में, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि ब्रिटिशर्स ने रूल लगा दिया था कि कोई भी जो है बिना अनुमति के फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करने फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है। अगर वो फॉरेस्ट में एंट्री लेता है तो उनको या तो सजा मिलेगी या तो उनको टैक्सेस पे करने रहेंगे। तो देखिए हमेशा से जो है जो वनवासी हैं, जो ट्राइब्स जिन्हें वनवासी कहा जाता है, उनका बर्थ राइट है फॉरेस्ट के ऊपर। अब जब ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने टैक्सेस लगाना चालू कर दिया, उनको उन पे रोक लगा दी, तो ये पूरी चीज़ें गलत थी। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल और जो विलेज पीपल है बहुत ही साहस दिखाते हैं और जंगलों में एंट्री करना चालू कर देते हैं। इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट मोहबाना फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज पीसफुल एंड सक्सेसफुल। तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मोहबाना फॉरेस्ट सत्याग्रह लॉन्च हुआ जो कि पीसफुल था और सक्सेसफुली भी पूरा हो गया। इन पौंडी विलेज फॉरेस्ट सत्याग्रह इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ विलेज। टूदरी नवागांव डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट सत्याग्रह फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज सो टेरिफिक दैट द टोटल 30 ब्लॉक वाज अफेक्टेड। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जो है फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट हो गए। इन महासमुंद डिस्ट्रिक्ट एट तमोरा विलेज अंडर द लीडरशिप ऑफ वुमेन दयावती ब्रोक द सेक्शन 144 द रूल्स ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में भी तमोरा नाम का जो विलेज है वहाँ पे वुमेन, एक वुमेन की लीडरशिप, कौन है वुमेन, दयावती, उनके अंडर में ये जो सेक्शन 144 के तहत रूल्स जो है फॉरेस्ट के वो तोड़े गए। शी हेल्ड द टॉर्च ऑफ सत्याग्रह इन पकारी फॉरेस्ट सत्याग्रह नियरली अबाउट 2000 विलेजर्स एंटर द फॉरेस्ट विद देयर 4000 कैटल एंड ब्रोक द फॉरेस्ट। तो वैसे ही पकरिया फॉरेस्ट सत्याग्रह लॉन्च हुआ जहाँ पे 2000 जो विलेजर्स है वो फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं अपने 4000 कैटल्स के साथ में और जो फॉरेस्ट रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। इट वॉज प्लान टू सेलिब्रेट नेशनल वीक फ्रॉम 6 अप्रैल टू 13 अप्रैल 1930 इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग डे। और ये प्लान करके रखा गया था, जब प्रॉमिस डे मनाया गया तो प्लान करके रखा गया था कि हम नेशनल वीक मनाएंगे। कब से कब, 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल में, अप्रैल 1930 के बीच में। तो इसे हम फ्लैग डे के तौर पे मनाने वाले थे, बॉयकॉट डे के तौर पे मनाने वाले थे, रॉयल इम्प्रेशन डे के तौर पर मनाने वाले थे। तो 6 से 13 अप्रैल के बीच में नेशनल वीक मनाया जा रहा था जिसमें फ्लैग डे, बाइकॉट डे और रॉयल इम्प्रेसमेंट डे जो है मनाया जाने वाला था। On 8th January 1932, 8 जनवरी 1932 में under the presidency of Pandit Ravi Shankar Shukla disobedience movement, the second program was decided. In this, the boycott of foreign goods was the most important issue, which was collectively effectively continued in all parts of Chhattisgarh. In many parts of this area, Satyagraha ashram was established. तो देखिए 8 जनवरी 1932 में जो प्रेसिडेंटशिप है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल, तो डिसओबीडियंस मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन जो है हमको स्टार्ट करना था। और इसका जो सेकेंड प्रोग्राम था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अब जो फॉरेन गुड्स हैं, जो फॉरेन गुड्स है उसको हमको बॉयकॉट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहेगा। और ये पूरे जो एरियाज है छत्तीसगढ़ में उसमें एकदम अच्छे से इफेक्टिवली जो अलग अलग पार्ट्स में इसे मनाया गया कि भाई अब जो फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकॉट करना है। और कई जगह पे सत्याग्रह आश्रम्स भी एस्टेब्लिश किए गए। तो आफ्टर दैट in 1937 election was held for legislative board in all parts of the country. After the election in most of the province congress government was formed। और 1937 में इलेक्शंस हुए जिसमें जो लेजिस्लेटिव बोर्ड्स हैं उसके इलेक्शंस हुए अलग अलग पार्ट्स में। हमारी कंट्री के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव बोर्ड्स के ऐसे इलेक्शन हुए 1937 में। और इस इलेक्शन में जो है बहुत सारे जो प्रोविंस है उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। तो कांग्रेस गवर्नमेंट डिड मेनी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों के भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बट इन 1939 ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर द इंग्लिश रूलर्स टुक द डिसीजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया। दे रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट। कांग्रेस लीडर्स अगेन रिक्वेस्टेड गांधी टू स्टार्ट अ कंट्री वाइड मूवमेंट। तो अब जो है देखिए 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 से 18 तक। फिर 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा। उसमें जो इंग्लिश रूलर्स है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया को पार्टिसिपेट करवाएंगे।
समझ रहे हैं आप? वो खुद तो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन भाई अगर वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे वो किसको सोल्जर्स बना के किसको लेके जाएंगे? इंडिया के जो लोग हैं उनको ही लेके जाएंगे। तो इससे क्या है, गुस्सा होके, इससे नाराज होके जो गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट में जो है जो पोस्ट थी, जो कांग्रेस ने जो पोस्ट पाई थी, उन्होंने वहां से उसको रिजाइन कर दिया। तो कांग्रेस लीडर जो है फिर गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि कोई भी पूरी जो कंट्री वाइड जो मूवमेंट है अब वो ऑर्गेनाइज करे। In between, in these, all parts of the India, revolutionary activities were going on. National leaders went undercover and gave direction to the world. Netaji Subhash Chandra Bose established an organization for youth named Forward Bloc, and later on for rapid action, Azad Hind Army was formed. तो ये अब इन सब चीज़ों के बीच में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में चल ही रही थी, और इसके जो नेशनल लीडर्स हैं वो अंदर ही अंदर काम कर रहे थे एक नई दिशा की ओर में। तो वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी थी जिनका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसके बाद जो है उसको एक रैपिड एक्शन में लाने के लिए उसका नाम जो है आजाद हिंद आर्मी के नाम से घोषित कर दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया टू जॉइन द स्ट्रगल एंड सेड, गिव मी माय ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपील करते हैं लोगों, जो इंडिया के लोग हैं उनसे अपील करते हैं, उनसे विरोध सॉरी उनसे निवेदन करते हैं कि वो जो इंडिया के लोग हैं वो इस स्ट्रगल को ज्वाइन करें, और उनको एक स्लोगन देते हैं कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो in Chhattisgarh, youth took a vow to throw bomb in assembly. They learned to make bomb revolvers from their friends in Raipur city. तो छत्तीसगढ़ में भी जो यूथ्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को देखते हुए वो भी एक वो करते हैं, मतलब एक वादा करते हैं कि वो जो असेंबली है, जनरल असेंबली, वहाँ पे वो बॉम्ब फेंकेंगे। तो बॉम्ब बनाना जो है उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स थे रायपुर में वहां से सीखा था, बॉम्ब्स और रिवॉल्वर्स बनाने का काम जो है। तो इनमें कौन कौन शामिल थे? परसराम सोनी, सुखदीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सूर ब्रदर्स, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बट दिस रेवोल्यूशनरीज वे कॉस्ट ड्यू टू देयर ओन फ्रेंड्स बिट्रेयल। तो इनके खुद के दोस्त जो हैं इनको धोखा दे देते हैं, इसलिए ये जो रेवोल्यूशनिस्ट हैं वो पकड़े जाते हैं। और इसको कहा जाता है इन हिस्ट्री इट इज रिटन एज रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इन दिस देयर वेर 15 अक्यूज्ड एंड 17 विटनेसेस। तो ये जो रायपुर इसे जो है इंडियन हिस्ट्री में रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। कॉन्स्पिरेसी मतलब धोखाधड़ी का केस कहा जाता है, जिसमें 15 जो लोग हैं वो जो एक्यूज्ड थे, जिन्होंने काम किया है, 71 जो विटनेस थे उनको पकड़ा जाता है। और ये जो रायपुर कॉन्स्पिरेसी के जो रेवोल्यूशनिस्ट है उनको बहुत ही बुरा पनिशमेंट भी दिया जाता है। So in Bombay on 8th August 1942, in a special conference, a resolution was passed on British go back. British government tried in harshly and barbarous way to suppress the movement. Ultimately, Gandhi ji appealed the whole country do or die. तो 8 अगस्त 1942 में जब स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई बॉम्बे में, तो एक रेजोल्यूशन पास किया कि ब्रिटिश अब भाग जाओ यहाँ से, गो बैक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है, मतलब कैसे भी करके जो ये मूवमेंट है, ये जो नेशनल मूवमेंट है उसको रोकना चाहती थी। और आखिरकार जो है गांधी जी जो है पूरी कंट्री से अपील करते हैं, करो या मरो, डू और डाई। ट्राई कलर नेशनल फ्लैग was hosted in public places. Revolutionists surrendered with the conflict. Actually, it was non-violence movement of the people started at a large level. It was accepted by all, and its aim was clear. The fact was clear that after Second World War, Indians were fearless about English rulers. तो ये जो ट्राई कलर फ्लैग है वो सारे जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे होस्ट करने लग गए लोग। जो रेवोल्यूशनरिस्ट है वो सरेंडर करने लग गए। जो ये मतभेद था रेवोल्यूशनिस्ट और जो बाकी लीडर्स के बीच में, तो इसलिए वो सरेंडर करने लग गए। और अब एक नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है लोगों के बीच में स्टार्ट हो गया, और ये सारे लोग जो है उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। और एक एम एकदम क्लियर था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो इंडियंस जो है वो बिल्कुल इंग्लिश रूलर से डरने वाले नहीं थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है उनको आज़ादी कैसे भी करके चाहिए ही थी। ऑन द रिलीज ऑफ नेशनल लीडर्स, पीपल वेलकम दिस लीडर्स विद जॉय। ड्यूरिंग द वॉर, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड सम अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अवर लीडर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस। तो जो इस समय जो ये जो पीरियड था, उस समय बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया गया था। अब जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी रिहाई के बाद, उनके छूटने के बाद जो है उनको बहुत ही ज़्यादा लोग जोर शोर से उनका वेलकम करते हैं। और जो वॉर है उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलती है कि वॉर के दौरान उन्होंने बोला रहता है कि वॉर के बाद जो है वो कुछ अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वॉर्स वर डिस्कस विद बोथ लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग।
Muhammad Ali Jinnah wanted in the council working committee the right to appoint the Muslim representative should be given to Muslim League, but the Congress did not agree with it. तो अब जो वॉइस रॉय है उसे डिस्कस करते हैं वॉइस रॉय कि वो जो कांग्रेस लीडर्स हैं, है ना, आखिरकार जो है हम आज़ादी के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, पास पहुंच चुके हैं। तो वॉइस रॉय जो है, जो दोनों जो कांग्रेस और मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोलते हैं, जो वर्किंग कमेटी है काउंसिल की, ठीक है, काउंसिल की जो वर्किंग कमेटी है उसमें वो अलग से अधिकार चाहते हैं, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है उसको मुस्लिम ही चूज करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस है उनके साथ नहीं होते, वो एग्री नहीं करते इस पॉइंट के लिए। तो इन मार्च 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आखिरकार मार्च 1946 में, ठीक है, 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है कि अब उनको रिहाई मिल जाएगी, जो इंडिया है उसको रिहाई मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। So Congress and Muslim League felt necessary for an agreement talk between them. On February 1946, in the election of provincial council, Congress got the majority of the seat. अब देखिए फरवरी, अब कांग्रेस, देखिए इंडिपेंडेंस तो मिलने वाला है इंडिया को, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में मतभेद जारी है। तो वो उनको एक एग्रीमेंट लेके आना था, कुछ बातचीत होना उनके बीच में बाकी था कि वो एक एग्रीमेंट, एक निष्कर्ष में पहुंचे कि आगे करना क्या है। देन ऑन फरवरी 1946 में इलेक्शन हुए प्रोविंशियल कांग्रेस में, और जिसमें कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिली। तो देयरफॉर इन 1946 इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड वाज एक्सेप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसके लीडर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन द प्रोटेस्ट द मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड इट एज डायरेक्ट एक्शन डे। और जो कांग्रेस लीडर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसका लीडर बना दिया जाता है। तो जलन के मारे, आक्रोश में जो है मुस्लिम लीग जो है इसको डिक्लेयर कर देती है डायरेक्ट एक्शन डे। तो ड्यूरिंग दिस हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ वेयर अफेक्टेड, अगेन टॉक्स वेयर हेल्ड एंड डिसीजंस वेयर टेकन बाय जून 1948 इंग्लिश विल गो बैक फ्रॉम इंडिया। तो ये जो मुस्लिम्स, और इससे क्या है, वो जो हिंदू और मुस्लिम है ये दोनों के बीच में इफेक्ट आता है, मतलब दोनों को ये प्रभावित करती है। अलग फिर से ये बातचीत होता है और ये माना जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि जून 1948 तक इंडिया और पाकिस्तान को सेटल करने के बाद इंग्लिश पीपल जो है इंडिया से चले जाएंगे। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई हुई है, ठीक है, इंडिया की, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया है, कहाँ कहाँ पे कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, कौन से जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, इवेंट्स हुए हैं जो फ्रीडम मूवमेंट के, ये सारा जो है इस मैप में दिया गया है। कि जो गांधी आश्रम है, गांधी जो एक्टिविटीज़ है, फ्रीडम मूवमेंट है, 1885, 1905, सारा जो है ना, इंडिपेंडेंस पाकिस्तान, सारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, 1885 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहाँ जन्म हुआ, ठीक है, 1885 में, वहां से लेके 1947 तक जो जो एक्टिविटीज है वो सारा इस मैप में दिया गया है। तो आखिरकार इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। अब आगे हम देखते हैं। विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस न्यू वाइसरॉय लॉर्ड Mountbatten was sent to India. In England's constituency, a law was passed which is known as Indian Independence Act 1947. तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चल रहा था, इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो प्रोसेस चल रहा था, जो संविधान गठित होना था, उसमें एक नया वाइसरॉय अपॉइंट किया, लॉर्ड माउंटबेटन। इनको इंडिया भेजा गया और इंग्लैंड में एक लॉ पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूंसी लॉ पास किया गया, जिसे क्या कहा जा रहा था, इंडियन Independence Act of 1947. A lot of effort was done to stop the argument between Congress and Muslim League. और बहुत सारी कोशिशें की गई, एफर्ट लगाए गए, ये जो आर्ग्यूमेंट है कांग्रेस और मुस्लिम के बीच उनको रोका जाए। अल्टीमेटली ड्यू टू द immunity in the country, interim government tensions and interaction of idea, partition become a mess. और आखिरकार ये जो म्यूनिटी मतलब ये जो बगावत है, ठीक है, कंट्री में हो रही थी, और ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट है, टेंशन हो रहा था, और कि भाई, और ये जो इंट्रैक्शंस हो रहे थे, मतभेद हो रहे थे कि भाई पार्टीशन अब करना ही है, तो पार्टीशन जो है जो बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री
बाउंड्री वाज मार्क बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, और आखिरकार एक पॉलिटिकल बाउंड्री मार्क की गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पार्टीशन काउंसिल एंड बाउंड्री कमीशन स्टार्टेड देयर वर्क, और एक पार्टीशन काउंसिल बनाई गई, बाउंड्री कमीशन बनाई गई, जिसने अपना काम शुरू किया। इन 1947 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज एन अनदर पार्ट ऑफ नेशन। अब आखिरकार 1947 में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान अब एक नया अलग विभाजित पार्ट ऑफ नेशन है। तो बोथ द कंट्रीज डिसाइडेड देयर बाउंड्रीज, तो दोनों कंट्रीज ने अपनी बाउंड्रीज भी डिसाइड कर ली। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया इन इंडिया, वेयर on 14 August Pakistan and on 15 August 1947 India was declared as an independent कंट्री। तो यहाँ पे इंडिया में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ये डिक्लेयर कर दिया गया। तो आखिरकार जो है हमने चार वीडियो लेक्चर्स में देखा कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जो है हमारी पूरी कंट्री एकजुट होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी कि हमको इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना है, एक सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आना है, स्वराज लेके आना है। इतना एफर्ट लगाया, सालों का एफर्ट लगाया, जिसके बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली। और उसके बाद आखिर में क्या हुआ, हमारे खुद के लोग जो है एकजुट होकर काम नहीं कर पाए, मतभेद हुआ और हमको अपने ही नेशन को दो पार्ट में विभाजित करना पड़ा, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, जिनमें अभी भी मतभेद जो है जारी है। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान अलग अलग टाइम में जो न्यूज़ में आता है कि पाकिस्तान ने हमारे कुछ एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया। अभी भी जो है बहुत बहुत बड़ा जो हिस्सा है जिसे POK कहा जाता है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें खुद में ही इतनी मतभेद रही, शुरू से मतभेद हो रही और आखिर तक वो मतभेद जारी रहा, जिसके कारण जो है दो इंडिपेंडेंट कंट्री का जन्म हुआ। और ये जो पाकिस्तान और इंडिया के विभाजन का समय था, उस समय जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनको इफेक्ट पड़ा। कैसे इफेक्ट पड़ा, देखिए उस समय जब विभाजन हुआ तो विभाजन के समय में इतने ज्यादा मतलब वहां पे राइट्स हुए, दंगे हुए, जिसके कारण जो है हिंदूज ने मुस्लिम वुमेन के रेप किए, मुस्लिम्स ने हिंदू वुमेन्स के रेप किए, हिंदू ने मुस्लिम को काटा, मुस्लिम ने हिंदू को काटा। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं उस समय वहां पे हुई, जिसको बताना भी बहुत ही मर्मरिक है। ठीक है, अगर आप नेट में सर्च करके पढ़ेंगे और भी बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे इन सब चीज़ों का विवरण किया गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो भी खत्म होता है। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा कि कैसे हमारी कंट्री को स्टेप बाय स्टेप जो है इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा प्रोसेस था 1885 से लेके 1947 तक। ठीक, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।